शांति की सुबह की उम्मीद लिए हुए आज वह तारीख है जब सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई। अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर वार्ता कर रहे हैं। बैठक इस्लामाबाद के सेरेन होटल में हो रही है। वेस्ट एशिया के लाखों लोगों की जिंदगी और ग्लोबल अर्थव्यवस्था का भविष्य इसी बातचीत के नतीजे पर टिका हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद है फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर हैदर अब्बास रिजवी। हैदर अब्बास रिजवी साहब ने तकरीबन जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर करीब 500 आर्टिकल्स इनके शाया हो चुके हैं और खास करके इनका अभी जो फोकस है वो वेस्ट एशिया वार पर है। वेस्ट एशिया वार पर इनके बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स खास करके सारे वेबसाइट्स में ग्लोबली आ रहे हैं, जो कई मैगजीन्स में भी शाया हो रहे हैं। जैसे कि आज एक आर्टिकल इनका ग्लोबल टुडे के वेबसाइट में भी शाया हुआ, जिसमें भी मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव मुद्दा उठाया कि वार रुकवाने के लिए, खास करके ट्रंप को पीछे हटाने के लिए, क्या रशिया और चाइना ने उनसे सीधी बातचीत की थी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो जिस तरह की ट्रंप साहब, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब अचानक से टॉक करने के लिए, डायलॉग करने के लिए टेबल पे आ गए, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि हम पूरी सभ्यता मिटा देंगे, पूरा क्या कहते हैं न्यूक कर देंगे ईरान को और स्टोन एज में पहुंचा देंगे, लेकिन एक 12 घंटे 14 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि ये अचानक से इन्होंने यू टर्न लिया और वापस टेबल टॉप पर। जी, तो क्या है इसके पीछे कुछ? क्योंकि इससे इस सिलसिले में आज आपका एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल छपा हुआ है, तो उस सिलसिले में कुछ रोशनी डालिए, इसमें क्या है? मुमताज साहब, मैंने जो गुफ्तगू करने की कोशिश की है वो ये है कि ये जो ट्रम्प साहब ने बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि टर्न अराउंड कर दिया, और वो जिस लहजे में बात कर रहे थे वो बिल्कुल लहजा उनका बदल गया और वो तैयार हो गए कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे आ जाएंगे। तो इसकी जो पहली कड़ी थी वो ये हुई कि जब बहरीन ने यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन मूव किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, उस यूएन रेजोल्यूशन को रशिया और चाइना ने बहुत ही सख्त लहजे में उसको वीटो कर दिया। तो यहाँ से जो उनका बेलिजरेंट एटीट्यूड नजर आया चाइना और रशिया का, वो सिग्नल हो गया पूरी दुनिया के लिए कि रशिया एंड चाइना आर टुगेदर, और उन्होंने इसी बिना से उसको यानी वीटो कर दिया। अच्छा, फ्रांस को भी उसमें बहुत यानी वो हुई है तमाम चीजें। इंग्लैंड ने उसमें कहा कि हमें बड़ी तकलीफ हुई कि रशिया और चाइना ने, तो ये तो सभी को मालूम है कि फ्रांस और इंग्लैंड और पूरा यूरोपियन यूनियन वो जिस तरह से यूक्रेन के यानी पसे पुष्ट खड़ा हुआ है और रशिया से उनकी जंग जारी है। बहरहाल इसी साथ में से इसी सिलसिले में ये हुआ, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि आखिर ये ट्रंप साहब ने जो 26 मार्च को अपने 15 पॉइंट्स दिए थे और ये कहा था कि ईरान उस पर दस्तखत कर दे, अब ट्रंप साहब उन 15 पॉइंट्स का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं और ईरान के जो 10 पॉइंट्स है उनको अग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वर्केबल सोल्यूशन। यही मेन मुद्दा है कि अचानक से कैसे इन 10 पॉइंट्स पर राजी हो गए और बात करने के लिए टेबल पे आके बैठ गए। यही है जी हाँ, ये बहुत ही खास बात है इसमें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि रशिया ने तो इस बात को उनको बावर करा ही दिया था कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हम ईरान को सतह हस्ती से मिटा देंगे, उसको ऑब्लिटरेट कर देंगे, तो इनका इरादा ये था कि कोई एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इनका मारने का इरादा नहीं था। इनका तो ये था कि कई शहरों में ईरान के ये न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे और कई करोड़ लोग मारे जाएंगे। तो जाहिर है कि
जब ऐसा होता तो उस ईरान में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आप मार देते तो कतर है, कुवैत है, इराक है, सऊदी अरेबिया है और क्या कहते हैं ये जो नेबरिंग 6 कंट्रीज थी, ये रेडिएशन इन कंट्रीज में भी पहुंचता, अफगानिस्तान तक आता। तो इस बात को मलूज़ खातिर रखते हुए आप समझिए कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने 26 फोन कॉल्स किए। जी हाँ, और 26 फोन कॉल उसने अमेरिका किए, उसने इसराइल किए, उसने ईरान किए और गल्फ नेशंस में किए। और चाइना ने इस बात को वाजे कर दिया और रशिया ने इस बात को वाजे कर दिया कि अगर अमेरिका या इसराइल ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब करते हैं तो रशिया और चाइना इसराइल को और अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे। अच्छा। जी हाँ, और ये जो इनके ICBMs हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया के, तो अभी जो रशिया ने अभी उसको टेस्ट किया है, तो रशिया से लेके अमेरिका के बीच का रास्ता जो इनका सरमद और एवन गार्ड जो उनके दो, तो वो तकरीबन 15 से 18 मिनट के बीच में अमेरिका पहुंच जाएंगे। चाइना के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर यानी वॉरहेड्स लगे हुए मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका 25 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी बात को वाजे कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल तय हो गई थी कि ये दुनिया बिल्कुल अपने आखिरी लम्हे पे पहुंच चुकी थी। यही वो वजह थी, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से ट्रंप का लहजा है, जिस तरह से इस वक्त की पोजीशन चल रही है ट्रंप की, तो उसमें कोई भी बड़ी नेता, वो लगातार जिस तरह से हम कह रहे थे कि हम पूरे ईरान को सिफर हस्ती से मिटा देंगे और ईरान की हर यानी रेलवे ट्रैक्स को और ब्रिजेस को और उनकी यूनिवर्सिटीज को और हॉस्पिटल्स को बॉम्ब कर देंगे, इसका मतलब ये था कि वो एटॉमिक जंग की तरफ जा रहे थे। जी। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर रशिया और चाइना ने उनको कह दी थी कि ये अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाते हैं तो आप ये जान लीजिएगा कि इसराइल और अमेरिका दोनों साइमल्टेनियसली हमारे भी न्यूक्लियर यानी हमले के लिए जिम्मेदार और तैयार हैं। ये दो बातें थी। इसके अलावा आप यूं समझ लीजिए कि एक अमेरिका में सेनेट में यानी उनकी कांग्रेस में 50 सेनेटर्स ने इस अमेंडमेंट को जो है वो ऑलराइट कहा है, 25th अमेंडमेंट, जिसमें कि वो कहते हैं कि द प्रेसिडेंट हैज गॉन इनसेन। तो ये बात भी बिल्कुल तय हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को रियलाइज कर लिया था और ये बात अभी उनके ऊपर यानी जिसको आप कहते हैं इट इज हैंगिंग इन बैलेंस। ये जंग अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। नहीं। ये 25th अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट हैज गॉन इनसेन, ये इश्यू बहुत जल्द आप देखिएगा कि अमेरिकन पार्लियामेंट में और कांग्रेस में आ जाएगा। और ये बात तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि नेतन्याहू को कभी भी गवारा नहीं हो सकती थी कि अमेरिका सीजफायर के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर ये सीजफायर होता है तो जाहिर है कि ये जंग ही इसी तरह से शुरू हुई थी कि जिस तरह से आप समझ लीजिए अक्टूबर 7 2023 से एक साल से पहले से लगातार इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, नेतन्याहू के घर का घेराव तक हो रहा था, जो इतने एक्सट्रीम करप्शन चार्जेस इनके ऊपर हैं। तो इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। उधर अमेरिका में आपको मालूम ही है कि जो एप्स्टीन का आज एप्स्टीन फाइल्स है। अब आप ये भी देख लीजिए कि ट्रंप की वाइफ ने तो इस बात को आज कह दिया है कि जो यानी एप्स्टीन की जो भी बेचारियां यानी उनसे विक्टिम्स हुई है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये बात भी कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रही है कि ट्रंप के खुद अपने घर में ही इस तरह का एक तनाव चल रहा है, वरना मेलिना ट्रंप इस बात को क्यों कहती। तो असर नौ फिर से एप्स्टीन फाइल्स को सामने लाया जा रहा है और ट्रंप के ऊपर इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो वापस इस सीजफायर से वापस चला जाए। लेकिन मैं जहां तक इस सीजफायर की बात है, मैं इस सीजफायर का जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से ईरान इस बात को लेकर तैयार हो गया है, अगरचे तो पहले ये भी माना जा रहा था कि जो बेचारे गए हैं ईरान के स्पीकर साहब,
उनको भी इसराइल टारगेट कर सकता है, क्योंकि अली जानी जानी डायलॉग कर रहे थे, उनको मार दिया। तो ये जो भी डायलॉग कर रहा है या जो भी निगोशिएशन करने के लिए तैयार हो रहा है, उसका उसको इसराइल जो है वो यानी मारे दे रहा है। तो ये भी, लेकिन ये जरूर है कि चलिए वो कम से कम इस्लामाबाद पहुंच गए। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो डायलॉग्स हो रहे हैं, जी क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगे? जिस तरह का मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद है कि सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, खासकर जो हुर्मुज का मामला और जो ईरान के जो असेट्स जो हैं, जो फ्रीज हैं, वो मुद्दे को लेके, और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम का जो ये इन्रिचमेंट का मामला है, क्या इन 3 मुद्दों पे 10 डिमांड्स ईरान ने रखी है? तो क्या ये 3 जो अहम मुद्दे हैं, क्या इन पे अमेरिका जो है राजी हो जाएगा? अभी रॉयटर्स की खबर आ रही है कि अमेरिका जो है वो ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आप एक बात ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को कभी भी इसराइल उस पर यकीन नहीं करेगा। और ये हर किसी को मालूम है कि डेविड कुश्तर और स्टीव विटकॉफ, ये दोनों बाय एक्सटेंशन ये इसराइल के ही यानी मौक़िफ़ को रख रहे हैं। जेडी वैंस वहां पे जरूर गए हैं। जेडी वैंस साहब ने जंग शुरू होने से पहले इस बात को कह दिया था कि जंग शुरू मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप इस जंग को शुरू करेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो जेडी वैंस तो इस जंग के बरखिलाफ रहे हैं, शुरू से रहे। जी हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहां तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट का सवाल है, तो ईरान ने तो उसको पहले ही अपना मौका क्लियर कर दिया है। लेकिन जहां तक उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स का सवाल है, उस प्रोग्राम को ईरान किसी भी हाल में विड्रॉ नहीं करेगा। लेबनान, उसमें एक शर्त थी कि इस पूरे सीज फायर में लेबनान विल आल्सो बी इन्वॉल्व, लेकिन इतनी जबरदस्त बॉम्बिंग कर दी। और आप देखिए कि अब खबर है इजराइल क्या इस जो पीस टॉक जो हो रही है, जो डायलॉग हो रहे हैं 2 कंट्रियों के बीच में, क्या इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको डिले कर दिया जाए? पूरी कोशिश इसराइल की ये है कि किसी भी तरह से ये नेगोशिएशन जो है वो डिलेड हो जाए, डिसमेंटल हो जाए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर ये डिसमेंटल होते हैं तो अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, और 25th अमेंडमेंट के तहत वहां पे बिल भी आ जाएगा, और ट्रंप को बहुत मुमकिन है कि स्टेप डाउन भी करना पड़ जाए। अभी मिड टर्म इलेक्शन वहां के ऊपर आ ही रहे हैं, लेकिन ट्रंप की वजह से, क्योंकि ट्रंप तो इसी प्लान के ऊपर इलेक्शन लड़के आए थे कि ही विल नॉट स्टार्ट न्यू वॉर्स एंड ही विल फिनिश द ऑनगोइंग वॉर्स, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही सियासत का नया रुख। हाँ, वो तो क्या कहते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे कि पूरी दुनिया में पीस होगी और ये है वो है, हमको नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, पीस लेकिन मैं आपको खुद ही इन्वॉल्व हो गए। जी हाँ, खुद ही इन्वॉल्व हो गए। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि इस वक्त जिस वक्त की ये ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अलॉन्ग विद ओमान चैनलाइज करेगा, तो उनका मौका भी है कि हम युआन में पेमेंट लेंगे। हाँ। और अमेरिका और चाइना और रशिया का बहुत पुरानी कैंपेन जो है वो डी डॉलराइजेशन की कैंपेन चल रही है। इसी वजह से ब्रिक्स को सामने लाया गया है और डॉलर को रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन एक बात इसमें खास ये जरूरी है कि जो मैंने आज से पहले भी कही थी कि अगर ईरान गिरता है तो रशिया भी गिरेगा और चाइना अपने ताइवान के सारे ख्वाबों को अब यानी शर्मिंदा ताबीर होने से भूल जाए। लेकिन अब इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जिस तरह से गल्फ नेशंस की जो सिक्योरिटी थी, अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सका। इसी तरह से अब ताइवान को ये बात पता चल गई है कि अमेरिका विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। इसीलिए इसमें एक बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है, और वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि ताइवान की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो चाइना गई है, और उनको बाकायदा उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की है, और इस बात के लिए अब नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं कि ताइवान
बहुत जल्द चाइना का एक हिस्सा बन जाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी डिफीट आप समझ लीजिए इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका की हो जा रही है, और इस डिफीट का जो जिम्मेदार है, यानी इस स्क्रिप्ट को जिसने लिखा है, वो ईरान ने लिखा है। बिल्कुल सर। दूसरी बात साहब, जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में जो नेगोशिएशन हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े लेवल की नेगोशिएशन पाकिस्तान ऐसी कंट्री में होगी। तो क्या इस नेगोशिएशन के अगर कामयाब होने के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज, जो उसकी दूसरी कंट्रीज ने टेररिस्ट स्टेट की एक इमेज बना के रखी, क्या वो उससे निजात पा पाएगा? पाकिस्तान उससे निजात नहीं पा पाएगा। इसमें एक बात और मैं आपको अर्ज करूं कि इस पूरे यानी जो टॉक्स चल रही है उसमें गल्फ कंट्रीज का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यानी आप समझ लीजिए कि वो जो बेंचेस की बात होती है या जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उसमें भी ईरान ने उनको इन्वॉल्व नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है और ईरान के 168 जो लड़कियां बेचारियां और स्कूल के बच्चे मारे गए, तो इन गल्फ कंट्रीज ने उसकी मजम्मत नहीं की। मजम्मत तो ईरान को इस बात का बहुत आवाज वो, और सेकंड एक बात ये भी है कि ईरान ने इसलिए भी उनको इंक्लूड नहीं किया है कि ईरान का कहना यह है कि हमारी जो यानी जो जंग है वो गल्फ कंट्रीज से नहीं है, हमारी जंग अमेरिका से है और अमेरिका की बेसिस इन गल्फ कंट्रीज में है, इसीलिए उन्होंने गल्फ कंट्रीज को इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया है। हाँ, वो आज देखिए जो ईरान के जो स्पीकर साहब जब वो पहुंचे हैं वहां जिस हवाई जहाज में, तो उसमें वो जो लड़कियां स्कूल की मीनार पे स्कूल के मारी गई, उनके फोटोग्राफ्स, उनकी और तमाम सारी चीजें वो भी उस एयरप्लेन में जो है वो लेके गए, बाकायदा सीट पर रखे। तो वो अमेरिका को ये मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरह का आप ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं और एक टेरर फैलाना चाह रहे हैं, क्या वो एक माहौल, क्या वो एक मैसेज देना चाह रहे थे? जी हाँ, वो उन्होंने अमेरिका की पूरी पॉपुलेस को और ह्यूमैनिटी को ये बताया है कि ये मासूम बच्चों को मारा गया है, और ये अमेरिका ने भी उसकी अभी तक मजम्मत नहीं की है, ना ही उसको उन्होंने कंडेम किया है, ना ही कंडोल किया है। तो ईरान वांट्स टू पुट ऑन अ मैसेज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, सारी चीजें तो ठीक है, पाकिस्तान में डायलॉग्स हो रहे हैं, इंडिया का रोल कहाँ है इसमें? इंडिया का कहीं कोई रोल दिखता नहीं। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस मुद्दे पर या इनकी डिप्लोमेसी फेल्योर है? बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे बहुत जल्दी हो गई, और यूं भी कहा जा सकता है कि उनसे चूक हो गई। उनको जो इनपुट्स दिए गए होंगे, यानी अमेरिकन और इसराइल के जो इनपुट्स हैं जो उनको दिए गए कि हम चंद ही रोज में 3-4-5 रोज में जो है वो इस पूरे जंग को खत्म कर देंगे, और उसके बाद हमारा यानी इसको आप कहते हैं वर्चस्व होगा, ये बिल्कुल जो है वो एक स्ट्रैटेजिक फेलियर हो गया। आज 1 महीना लगभग यानी आप समझ लीजिए ज्यादा हुए हैं जंग के, और आज ईरान इस पोजीशन में है कि वो निगोशिएटिंग टेबल पे विद द मोस्ट पावरफुल इन द कंट्री वो बैठा हुआ है, और आप वो समझिए कि लगभग इसको कहते हैं कि ट्रम्प वांटेड एन ऑफ रैम्प, उनको ऑफ रैम्प चाहिए था किसी भी तरह। हालांकि ये भी बात सही है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं साइमल्टेनियसली एयरबोर्न कमांडोज जो है वो ईरान के चारों तरफ जो है वो अमेरिकन फोर्सेस के उतारे जा रहे हैं, कई हजार उतारे जा रहे हैं आज भी। तो ये बात भी है, और ये बात भी है कि ईरान भी इस बात के ऊपर बिल्कुल आमादा है। उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स आई अमेरिकन इंटेलिजेंस की कि ईरान का जो आर्सेनल है वो अभी इंटैक्ट है, तो ईरान विल बी एबल टू फाइट अ लॉन्ग वॉर। अब ये जरूर है कि इसमें कितनी चीजों के ऊपर ये बात हो सकती है कि मुआहदा हो जाए, लेकिन ईरान ने इसमें ये भी बात वाज़ेह की है कि वो इन मुज़ाकरात को बहुत जल्द यानी खत्म कर देना चाहता है। तो अब देखिए क्या सूरत बनती है। आपका क्या मानना है? जैसे 10 पॉइंट्स ईरान ने जो है सामने रखे, आप क्या मानते हैं कम से कम कितने पॉइंट्स पे दोनों देशों के बीच में
आपस में जो है बात बन जाएगी। 10 पॉइंट्स तो ईरान ने रखे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इन एनी केस अमेरिका विल कंप्लाई विद इट, और उनका अपना एक यानी बाहर दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर ये जंग आगे जाती है तो इसमें नुकसान जो है वो अमेरिकन प्रेस्टीज का बहुत होगा। जो अमेरिका की जो और हो भी चुका है और जो उनका एक अक्लेम्ड सुपर पावर का जो स्टेचर है वो उनका हिल जाएगा, वो स्टेचर। और ये जंग जिस रुख पे भी जाएगी, देखिए ताइवान का तो अब मुस्तकबिल लगभग तय हो गया है कि चाइना उसको इराक कर लेगा। और अब बात आती है ज़ेलेंस्की की, जो यूक्रेन में बैठे, उन्होंने भी अभी ये बात कही है कि हम काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इस जंग का रुख क्या होता है। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो अरब स्टेट्स में आके अरब स्टेट्स को जो है वो काउंसिल दिया और अपने 200 लोगों को लेके आए थे, तो उनको वो भी दुश्मनी, यानी उन्होंने निभाई दुश्मनी जिसको आप कहते हैं। लेकिन इस डेलीगेशन में जो ईरान का डेलीगेशन 86 मेंबर्स का डेलीगेशन पहुंचा है, वो भी टफ नेगोशिएटर्स हैं। देखिए क्या सूरत बनती है, ये तो अभी चंद घंटों ही में या चंद एक रोज में क्लियर हो जाएगा। आज असल एक रिपोर्ट आ रही थी, न्यूयॉर्क टाइम्स से आ रही थी, वो ये थी कि जो 3-4 जो सुपर पावर जिनको माना जाता है वर्ल्ड में, यूएस, रशिया, चाइना, तो उसमें एक चौथा सुपर पावर जो है, न्यूयॉर्क टाइम बता रहा था कि ईरान को उसने जो है खड़ा किया। क्या ऐसा है? नहीं भाई, एक्सटेंशन तो आप मान सकते हैं, लेकिन ईरान एज अ सुपर पावर वो तो एक बहुत ओवर स्टेटमेंट होगा। लेकिन वो मौजूदा जो कंटेंट एग्जैजरेट कर रहे हैं, एग्जैजरेट नहीं है, लेकिन जो जिसको आप कहते हैं कि इस तरह से गुफ्तगू की जाती है, तो वो गुफ्तगू करने का अंदाज है। क्योंकि बस देखिए, अमेरिका से आमने सामने ना चाइना हिम्मत कर सका, ना रशिया हिम्मत कर सका। ये हिम्मत जो है वो ईरान ने ही साबित की है कि वो अमेरिका से आमने सामने उसने जंग की। आज जेरल्ड फोर्ड और यूएस एब्राहम लिंकन जो है वो बहुत दूर कहीं जाके रोक दिए गए। हाँ, बहुत दूर, ईरान उड़ा देता उनको, हजारों किलोमीटर, जी हजारों किलोमीटर पे जाके उनको स्टेशन किया गया। जबकि क्या यानी उसका जिक्र होता था कि वो इस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। गरज ये कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो प्रेस्टीज है अमेरिका, द प्रेस्टीज ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी हैज टेकन अ बीटिंग। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही डॉक्टर साहब आपके साथ। इस चैनल पे आने के लिए, युवानी चौहान चैनल पे आके हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।